हे एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस इन ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का जो फर्स्ट दो पैराग्राफ्स है उसको कर लिया था। और मैंने उस स्लाइड पे छोड़ा था, दिस वाज द पाथ आवर लीडर्स डिसाइडेड टू टेक। उस सेंटेंस पे मैंने जो लेक्चर था उसको खत्म कर दिया था। इस वीडियो पे हम उसके अगली लाइन से शुरू करेंगे लेक्चर को। इतने दिन से जो 11 डेज से लेक्चर नहीं आ रहे थे, दैट वाज बिकॉज आई वाज हैविंग फीवर एंड नाउ ऑल्सो आई एम हैविंग फीवर, आई एम हैविंग कोल्ड. That's why there will be some difference in my voice as pertaining to previous lectures. So please cooperate with that. तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट लाइन से शुरू करेंगे. लास्ट ईयर यू स्टडीड हाउ अवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड. जो हमारे लास्ट ईयर क्लास 11th की बुक थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें पढ़ा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे ड्राफ्ट हुआ था, उसमें अलग अलग रूल्स, प्रिंसिपल्स, आर्टिकल्स कैसे इंसर्ट करे गए थे और उनके पीछे क्या आइडियाज़ थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स के. You would remember that the Constitution was adopted on 26 November 1949 and signed on 24 January 1950 and it came into effect on 26 January 1950. हमें पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लीडर्स थे उनके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो बनाया गया था वो अडॉप्ट मतलब उनके द्वारा उसको अंगीकृत, मतलब उन्होंने अपने ऊपर उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स थे उसको उन्होंने अपने ऊपर लागू कर दिया था. कब? 26 नवंबर 1949 को. उसके बाद वो साइन कब किया गया? वो साइन किया गया 24 जनवरी 1950 को. 24 जनवरी 1950 को साइन करा गया. ओके. एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. अभी 2 महीने क्यों लग गए? 26 नवंबर जब 1949 को बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्यों 2 महीने लग गए? 1952 के जनवरी में ही क्यों उसको करा गया? क्यों उसी 26 जनवरी की डेट पे ही क्यों उसको इफेक्ट में लाया गया पूरे नेशन के लिए? तो इसके लिए आपको जाके क्लास 11 की जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क उसको पढ़ना पड़ेगा. एट दैट टाइम द कंट्री वॉज बीइंग रूल्ड बाय इंटरिम गवर्नमेंट. जब ये सब हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, अडॉप्ट किया जा रहा था, इफेक्ट में लाने वाला ही था, उसमें क्या हो रहा था? उसमें जो कंट्री थी वो एक इंटरिम गवर्नमेंट. इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है? एक तरीके की कुछ पीरियड के लिए कोई सरकार बना दी जाती है जो उस पीरियड के लिए पूरे कंट्री को गवर्न करेगी, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगी. ओके, उसका कोई टर्म लिमिट नहीं होगा. जैसे कि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो कब बनी थी? वो 2 सितंबर 1946 को बनी थी. ओके, जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसी से बाहर निकल के ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो बनी थी 2 सितंबर 1946 को, जिसके लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. ओके. तो उसमें इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी? रूल कर रही थी कंट्री को. ओके. इट वॉज नॉट नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. इसीलिए, क्योंकि अब एक इंटरिम गवर्नमेंट कंट्री को गवर्न कर रही है, इसीलिए एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को इंस्टॉल करना, देश में लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सालों से जो क्या बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट रूल कर रही थी, 4-5 साल हो गए थे. ओके, मैंने बोला ना 1946 to 1950 आ गया है, 4 years हो गए. ओके. द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेट डाउन द रूल्स, नाउ द मशीन हैड टू बी पुट इन प्लेस. कैसे इलेक्शंस हो गए, कैसे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी, सारे रूल्स, सारे प्रोसीजर्स, सारे रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने लिख दिए थे. कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे सारे रूल्स लिख दिए गए थे. ओके, सारे उसके प्रोसीजर्स लिख दिए गए थे. बस एक मशीनरी जो थी उसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत थी, जिसमें सारे रूल्स जो हैं वो फंक्शन अप कर सकें. इनिशियली इट वॉज थॉट दैट दिस वॉज ओनली अ मैटर ऑफ अ फ्यू मंथ. शुरू में सोचा गया कि बहुत कम समय लगेगा, मशीनरी जो है उसको डाल दिया जाएगा, और मशीनरी में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उसमें डाल दिया जाएगा, और क्या होगा? इलेक्शंस हो जाएंगे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बन जाएगी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बन जाएगी. ओके, और सब कुछ सही हो जाएगा. लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जनवरी 1950 में क्या हुआ? इस्टेब्लिश की गई. जनवरी 1950. एट द सेम टाइम जब क्या हुआ था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो जो रिपब्लिक डे जो हम मनाते हैं 26 जनवरी, जो हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे था. ओके. तो जब वो हुआ था उसी समय के आसपास क्या हुआ? हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग है, ओके, चुनाव आयोग जो भी है, वो क्या हुआ? वो सेट किया गया था. सुकुमार सेन जो थे वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सीईसी थे. कौन? सुकुमार सेन. सुकुमार सेन बने सीईसी या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. और ये जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे वो इन्होंने करवाए, और ये बस होने ही वाले थे, क्योंकि माना गया कि जल्दी से क्या होगा? इलेक्शन हो जाएगा 1950 में ही, और जल्दी से क्या होगा? 1951 तक या 1950 के आखिरी तक की क्या होगा? एक गवर्नमेंट बन जाएगी. लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या डिस्कवर करा? कि इतना आसान नहीं होगा ये सब चीज़ करना. क्यों?
क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, इतनी बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया, उसमें इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 30 to 33 करोड़ थी। राज्य से 150 करोड़ है, उसमें वो क्या थी, 30 to 33 करोड़ थी। सॉरी, वो क्या 30 to 33 करोड़ थी। और इतनी बड़ी कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना इतना ईजी नहीं था। तो इस इलेक्शन कमीशन को ये पता चल गया था। होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डिलिमिटेशन और ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अगर कोई इलेक्शन जो है उसको होल्ड करना है, करवाना है, तो उसके लिए डिलिमिटेशन क्या होता है, यहाँ पे जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है इलेक्शन से, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ये हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, इससे एक लीडर आएगा, इससे एक लीडर आएगा, ओके, इससे एक लीडर आएगा, ओके। तो अब क्या कर रहा है हमें, क्योंकि इतने साल में जो पॉपुलेशन वो चेंज हो गई है, जो डेमोग्राफिक डिवीजन है वो चेंज हो गया है, सब चीज़ें चेंज हो गई, तो हमें फिर से अलग अलग तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उनको अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग उनको लेंथ और विड्थ के हिसाब से उनको बनाना पड़ेगा। ओके, किस एरिया में कौन तरीके की पॉपुलेशन है, एससी पॉपुलेशन का है, एसटी पॉपुलेशन का है, इस सबको ध्यान में रखते हुए हमें फिर से क्या होगा, डिमार्केशन करना होगा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। तो इसको क्या कहते हैं, इसको डिलिमिटेशन कहते हैं। और हमें क्या करना होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नंबर जो है वो कम या ज़्यादा करना होगा, इसको भी डिलिमिटेशन कहते हैं। और बाउंड्रीज करना होगा कि जो बाउंड्रीज है ये कहाँ से, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये कहाँ तक जाएगी, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ तक जाएगी, ये सब जो बाउंड्रीज है ये हमें डिसाइड करनी होगी। तो इन सब के लिए बहुत समय लगेगा। It also required preparing the electoral rolls or the list of all the citizens eligible to vote. अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिमार्केशन, डिलिमिटेशन और बाउंड्री ड्राइंग करने से सिर्फ इससे ही क्या होगा, इससे ही सब चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगी। हमें क्या करना होगा, हमें एक लिस्ट बनानी होगी, एक बकायदा हमें लिस्ट बनानी होगी उन सिटीजन्स की, उन नागरिकों की जो वोट कर सकते हैं, जो एलिजिबल टू वोट है, जो एक पर्टिकुलर एज लिमिट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेटअप करी है वो इलेक्शन देने के लिए, उस एज लिमिट को वो एलिजिबल है उस एज लिमिट के लिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या एक लिस्ट बनाने होंगे, एक इलेक्टोरल रोल बनाने होंगे। बहुत दीज टास्क टुक अ लॉट ऑफ टाइम। अब इन दोनों ही जो टास्क थे, एक तो डिलिमिटेशन था, दूसरा इलेक्टोरल रोल बनाना था, ये दोनों ही जो टास्क थे ये बहुत ज़्यादा समय इन दोनों टास्क ने लिए। और वह द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द रूल्स वॉज पब्लिश्ड, जब पहली बार जो इलेक्टोरल रोल्स थे उनको पब्लिश करा गया, तब क्या देखा गया, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द नेम्स ऑफ नियरली 40 लाख वुमेन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द लिस्ट। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जब क्या हुआ, इलेक्टोरल रोल जब था उसको क्या करा, उसके ड्राफ्ट को सामने रखा गया, इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी थी उसके सामने, जब सामने उसको रखा गया इलेक्टोरल रोल को, जो हमारे फर्स्ट इंडियन जनरल इलेक्शन का था, तो उसमें देखा गया कि 40 लाख वुमेन के जो नेम थे वो रिकॉर्ड ही नहीं करे गए। कि मतलब 40 लाख वुमेन एक बहुत बड़ा, हमारे पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था 40 लाख वुमेन, तो उनके जो नेम्स थे वो रिकॉर्ड नहीं करे गए। और उनके जो नेम्स थे वो रिकॉर्ड नहीं करे गए, इसका मतलब ये नहीं कि उनके नेम्स बिल्कुल लिखे ही नहीं गए। उनके नेम्स जो थे, उनकी जो पहचान थी वो ऐसे लिखी गई कि ये इनकी वाइफ है, ये इनकी डॉटर है, ओके। उनकी जो पहचान थी वो ऐसे लिखी गई, उनका नाम नहीं लिखा गया, जैसे सुशीला कुमारी, मीना सिंह, ये सब ऐसे लिखा गया, सिंह साहब की पत्नी या संजय सिंह की पत्नी, ओके, ऐसे लिखा गया। तो इससे क्या हुआ, द इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज एंट्रीज एंड ऑर्डर द रिवीजन इफ पॉसिबल एंड डिलीशन इफ नेसेसरी। अब क्या बोला कि इलेक्शन कमीशन ने बोला कि जो इलेक्शन कमिश्नर थे और जो उन्होंने क्या ऑर्डर दिया, उन्होंने बोला कि हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नहीं मान सकते, हम इनको इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पहचान नहीं बता रहा है, वो उस पर्टिकुलर सिटीजन की पहचान ही हमें नहीं बता रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर सिटीजन की जो पहचान है उसको वो हमें चाहिए। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने बोला कि क्या होगा, अब एक इसको रिवीजन करिए, मतलब फिर से सब चीज़ों को देखिए, फिर से इलेक्टोरल रोल्स बनाइए, और जो गलत चीज़ें हैं इस पूरे इलेक्टोरल रोल्स में, जो पहला इलेक्टोरल रोल था उसमें जितनी भी गलत चीज़ें हैं उसको हटाइए और नई चीज़ों को क्या करिए, डालिए। मतलब जो नाम है उनको, उस नाम को डालिए, किसी की पत्नी, किसी की बेटी मत लिखिए। प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज अ मैमोथ एक्सरसाइज। बहुत कठिन था फर्स्ट जनरल इलेक्शन के लिए करना, बहुत कठिन था, बहुत बहुत रिजिड टास्क था। नो इलेक्शन ऑन द स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर। इतने बड़े स्केल में कोई भी इलेक्शन पहले नहीं हुआ था, ओके। इतने बड़े स्केल पे, इतने बड़ी पॉपुलेशन के साथ कोई भी इलेक्शन कभी नहीं हुआ था, कभी इतना बड़ा इलेक्शन किसी भी जगह नहीं हुआ था इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ। एट दैट टाइम देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हु हैड टू इलेक्ट अबाउट 3,200 MLAs एंड 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। सोचिए, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं, मतलब जो वोट दे सकते हैं, वोट देने के लायक है, ओके। अब उनको वोट देना है।
अब सोचिए उनका हर एक उसमें हर एक आदमी का नाम लिखना होगा, और वो आज की तरह इतनी डिजिटलाइज गवर्नेंस नहीं था, आज की तरह इतनी डिजिटलाइज इकोनॉमी नहीं थी। उसमें हर एक घर पे जाके बात करनी थी, हर एक घर में जाके नाम लिखना था, और बहुत सारे लोग नाम लिखवा भी नहीं रहे थे क्योंकि उनको डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैसे काम करती है उसके बारे में पता ही नहीं था। और पूरी जो पॉपुलेशन थी उनमें बहुत बड़ा तबका था पॉपुलेशन का जो अनएजुकेटेड था। अनएजुकेटेड क्या, इलिटरेट था, मतलब जो एक भी किसी भी भाषा में लिखना नहीं जानता था, अपनी मातृभाषा में भी अपना नाम लिखना नहीं जानता था, कोई शब्द लिखना नहीं जानता था। ओके, कोई वाक्य लिखना नहीं जानता था। ओके, बोल नहीं सकता था उस भाषा को ठीक से। ओके, कठिन शब्द उस भाषा के बोल नहीं सकता था अपनी मातृभाषा के। तो इलिटरेट थी भारत की बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे वो इलिटरेट थे, इन एलिजिबल वोटर्स में। अब इनको क्या करना था, इनको इलेक्ट करना था 3200 एमएलएस उसमें, क्योंकि जो इलेक्शन हो रहे थे फर्स्ट इंडियन जनरल इलेक्शन, वो सिर्फ जनरल इलेक्शन ही नहीं हो रहे थे, स्टेट इलेक्शन भी हो रहे थे। स्टेट असेंबली जो थी पूरी इंडिया में, अलग अलग स्टेट असेंबलीज थी अलग अलग स्टेट्स की, उनके भी क्या हो रहे थे, इलेक्शन हो रहे थे। तो इसीलिए क्या था, हमें उन स्टेट्स के 3200 एमएलएस को इलेक्ट करना था। किसको, ये 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स जो थे उनमें से हर एक स्टेट के जितने भी वोटर्स थे उनको, अलग अलग स्टेट के जो वोटर्स थे उनको, सारे स्टेट्स के अगर जितने एमएलएस हैं और जितने भी वोटर्स उनको मिलाए तो 17 करोड़ जो वोटर्स थे उनको 3200 एमएलएस को इलेक्ट करना था, और लोकसभा के 489 मेंबर्स को इलेक्ट करना था। ओके, आज भी जब ये कोई इलेक्शन होता है तो बहुत हंगामा बजता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ी न्यूज़ आती है, तो महीनों तक जो इलेक्शन है वो चलता है। ओके, और इतनी सारी उसमें प्रोसीजर्स होते हैं, इतने सारे उसमें बवाल होता है। सोचिए उसमें कितना बवाल हुआ होगा, कितना उसमें माथा पच्ची हुई होगी, इफ़ आई सेइंग इन अवधि। ओके, तो अब देखिए 15% जो थी एलिजिबल वोटर्स वो लिटरेट थे। सोचिए 15%, जो 17 करोड़ है उसमें सिर्फ 15% क्या थे, लिटरेट थे, पढ़े लिखे। पढ़े लिखे मतलब कि पढ़े लिखे नहीं, मतलब कि उनको अक्षर ज्ञान था। अक्षर ज्ञान मतलब कि वो अपनी जो मातृभाषा है उस पर लिख सकते थे, अपनी मातृभाषा को क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। ओके, बोल सकते थे, उस मातृभाषा को समझ सकते थे, अपनी मातृभाषा को। ओके, तो वो क्या थे, लिटरेट थे, मतलब कि उनको अक्षर ज्ञान था। सिर्फ 15% को सोचिए, सिर्फ 15%। सोचिए कितना होगा 17 करोड़ में 15%, 70 करोड़ में 15%। आप करके इसको देख लीजिएगा कितनी, 70 करोड़ में कितने लोग क्या थे, उनको अक्षर ज्ञान था। और 50%, 85% मतलब क्या है, लोग थे क्या थे, वो इलिटरेट थे, उनको अक्षर ज्ञान भी नहीं था। और इनको वोट देना है किसको, 3200 एमएलएस को, और लोकसभा के 489 मेंबर्स को। जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना बड़ा ये लिथार्जिक वर्क था, कितना बड़ा ये कह सकते हैं कि हैक्टिक वर्क था जो इलेक्शन कमीशन थी, इलेक्शन कमेटी थी उसके लिए। ओके, ओके, अब आप देयरफॉर द इलेक्शन कमीशन हैड टू थिंक ऑफ सम स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने क्या सोचा कि हमें कुछ अलग तरीके की वोटिंग का हमें मेथड अप्लाई करना होगा। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने क्या करा, बहुत रिसर्च करी, बहुत सब कुछ पढ़े लिखे, सब चीज़ों को, अलग अलग रिसर्च पेपर्स जो उस समय इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराए जाने चाहिए उसको पढ़ा उन्होंने। और फिर क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने क्या करा, 3 लाख ऑफिसर्स और पोलिंग पोलिंग स्टाफ को ट्रेन करा मतलब कि उनको ट्रेनिंग दी कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाना है। किसको, 3 लाख ऑफिसर, जो 3 लाख गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, और जो पोलिंग स्टाफ था, मतलब जो पोलिंग बूथ के पास खड़े रहते हैं, पोलिंग बूथ के जो एक्टिविटीज़ उनको कंडक्ट कराते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उनको क्या करा, उनको उन्होंने क्या, इलेक्शन कमीशन ने क्या करा, 3 लाख से भी ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और पोलिंग स्टाफ को क्या करा, ट्रेन करा कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाना है। It was not just the size of the country and the electorate that made this election unusual। सिर्फ इतनी बड़ी कंट्री है और इतने सारे लोग हैं, और इस सब चीज़ों की वजह से ही इलेक्शन इतना कठिन नहीं हो गया था इलेक्शन कंडक्ट करवाना। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टेस्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन अ पुअर एंड इलिटरेट कंट्री। एक पुअर मतलब एक बहुत गरीब कंट्री, बहुत इलिटरेट मतलब कोई एक ऐसी कंट्री जिसमें एक बहुत बड़ा संख्या, मतलब 85% मैंने आपको बताया, 85% ऑफ पॉपुलेशन क्या है, इलिटरेट है, मतलब इसको अक्षर ज्ञान भी नहीं है। वहाँ क्या है, वहाँ जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं, वहाँ पहली बार इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं, सबके लिए इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराया जा रहा है पहली बार। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, और इस वजह से ही जो इलेक्शन था वो इतना अनयूजुअल, इतना प्रैग्मेटिक नहीं लग रहा था। टिल देन डेमोक्रेसी हैड एग्जिस्टेड ओनली इन द प्रॉस्परस कंट्रीज
मेनली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका वेयर नियरली एवरीवन वाज लिटरेट। उसमें क्या हुआ, उसमें जो डेमोक्रेसी थी वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे जगहों पे हो रही थी जहाँ पॉपुलेशन तो थी अच्छी खासी, पर जो पॉपुलेशन थी वो लिटरेट थी, उसको अक्षर ज्ञान था। और सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं था, वो बहुत पढ़ी लिखी पॉपुलेशन थी। लेकिन इंडिया क्योंकि इतने सालों से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को रूल करा था, इतनी उन्होंने ट्रैजिक इंसिडेंट्स को ब्रिटिशर्स ने अंजाम दिया था, इतने सारे उन्होंने फेमाइस लाए थे, सब कुछ उन्होंने ट्रैजिक इंसिडेंट्स उन्होंने आकर करवाए। इसी वजह से जो इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो थी वो क्या थी, वो इलिटरेट थी। लेकिन जो बड़े बड़े उसमें डेमोक्रेसीज कही जाती थी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, वहाँ सब लोग पढ़े लिखे थे। और वो बहुत पढ़े लिखे के साथ साथ वो कंट्रीज़ बहुत प्रॉस्परस थी, बहुत वेल्दी थी। और इंडिया में सब कुछ एकदम उल्टा था। By that time, many countries in Europe had not given voting rights to all women. उसमें जो बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी यूरोप में जो बहुत सारी कंट्रीज़ थी, ओके, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ कॉन्टिनेंट्स की बात करी जा रही है, कंट्रीज़ की बात नहीं करी जा रही है। यूरोप और अमेरिका की जो उसमें कंट्रीज़ थी उसमें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, लिटरेट थी, अक्षर ज्ञान था। और अक्षर ज्ञान से भी ज़्यादा क्या थी, पढ़ी लिखी थी बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ बहुत वेल्दी थी, बहुत प्रॉस्परस थी। पर क्या था, पर उस तब इतने प्रॉस्परस, इतना वेल्दी, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज़ थी वो इलेक्शन तो कंडक्ट करवा ले रही थी आसान से, लेकिन उन्हें वुमेन को जो थी वो वोटिंग राइट नहीं दी थी। तो उनके लिए जो बर्डन था वो लगभग आधा हो गया था, क्योंकि वुमेन जो है वो नियरली आधा, जो किसी भी पॉपुलेशन में वुमेन जो होती है वो आधा कॉन्स्टिट्यूट करती है, 50% कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो 50% की तो उन्होंने उनको इलेक्शन कंडक्ट ही नहीं करवाना था, तो इसलिए वुमेन को उन्होंने वोटिंग राइट्स दी भी नहीं थी। और वुमेन जो थी वो वहाँ भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा, उनको भी वहाँ भी अक्षर ज्ञान नहीं था, पुरुषों से कभी अक्षर ज्ञान था। लेकिन इंडिया में तो वुमेन को भी वोटिंग राइट्स दी गई थी, तो इसलिए यहाँ और डिफिकल्ट हो गया था। इन दिस कंटेक्स्ट इंडियाज एक्सपेरिमेंट विद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अपीयर्ड वेरी बोल्ड एंड रिस्की। इसीलिए जो इंडिया का जो इलेक्शन था, जो इतनी पुअर, इतनी इलिटरेट कंट्री में इंडिया के जो लीडर्स थे, जो इलेक्शन कमीशन था उसको कंडक्ट करवाना था, वो बहुत बोल्ड लगा लोगों को और बहुत रिस्की भी लगा। जो बाहर के देश थे और जो इंडिया में जो लीडर्स थे उनको भी बहुत बोल्ड और रिस्की लगा, बहुत कठिन लगा, बहुत रिस्क टेकिंग लगा। एन इंडियन एडिटर कॉल्ड इट द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। एक इंडियन एडिटर, मतलब जो इंडिया के एक न्यूज़पेपर का जो क्या था, एडिटर था, संपादक था, उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये बिगेस्ट गैम्बल है, मतलब एक तरीके की जुआ खेली जा रही है। अगर सही हो गई जुआ जो थी उसमें जीत गए तो फिर क्या होगा, हम एग्जाम्पल बन जाएंगे पूरी दुनिया के लिए कि हमने एक पुअर, एक इलिटरेट कंट्री में जहाँ हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे क्या करा, इलेक्शन कंडक्ट करवाया, जो कि फर्स्ट चीज़ें हुई पूरी हिस्ट्री में कभी, फर्स्ट बार ये सब हमें करवा रहे हैं। ओके, तो हमने ये सब करवाया, हमने अच्छे से करवाया। तो ये क्या, तो अगर ये हो जाता तो हम लोग अगर ये हो जाएगा तो जो इंडिया था उसको सब जगह दुनिया में क्या हो जाएगा, उसकी झंडा गड़ जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन जो था ठीक से कंडक्ट नहीं करवाया जा सके, बहुत सारे गलत इंसिडेंट्स हो गए और इलेक्शन जो था, इलेक्शन जो प्रोसेस है पूरा वो अगर कोलैप्स हो गया, तो फिर इंडिया जो है वो सब पूरे विश्व में उसकी थू थू हो जाएगी कि इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग इतना लड़े तो, लेकिन एक इलेक्शन भी नहीं कंडक्ट करवा पाए। ओके, तो इसीलिए एक जो एडिटर था, इंडियन एडिटर था, उसने बोला कि बिगेस्ट गैम्बल है, एक तरीके की जुआ खेली जा रही है। और ऑर्गेनाइज़र, एक उस समय की मैगजीन आती थी, एक पत्रिका आती थी, उसका नाम था ऑर्गेनाइज़र। और उस पत्रिका में लिखा गया कि जो जवाहरलाल नेहरू है वो लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। तो एक ऑर्गेनाइज़र नाम की जो एक मैगजीन थी उसने बोला कि जवाहरलाल नेहरू जो है, तो उसमें कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने में उनकी मेन भूमिका रही थी, मेन उनकी क्या बोलते हैं, उनका उनका रोल रोल जो था वो मेन था, वन ऑफ द मेन रोल्स उनका था सुकुमार सेन के बाद। ओके, तो बोला गया, और जो ऑर्गेनाइजर मैगजीन थी उसने उनको उनके ऊपर एक जोक क्रैक करते हुए बोला कि जो जवाहरलाल नेहरू है वो जिंदा रहेंगे, ही विल लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। इंडिया में जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, ओके, इसको देखने के लिए कि इसका फेलियर कैसे होता है इंडिया में, कैसे ये जो प्रिंसिपल है इंडिया में कैसे फेल होता है। क्योंकि वुमेन जो थी वो बहुत इलिटरेट थी, बहुत छोटा सेक्शन था इंडिया में जो वुमेन थी उनका, जो पढ़ी लिखी थी, जो पढ़ी लिखी क्या, जिनको अक्षर ज्ञान भी था, बहुत छोटा सेक्शन था। तो इसीलिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कैसे फेल होता है इंडिया में, उसको देखने के लिए जवाहरलाल नेहरू क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे। ये ऑर्गेनाइजर नाम की एक मैगजीन ने पब्लिश किया था। अ ब्रिटिश मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस क्लेम दैट अ फ्यूचर एंड मोर इनलाइटेड एज विल व्यू विथ astonishment the absurd farce of recording the votes of millions of illiterate people। तो एक ब्रिटिश मेंबर थे इंडियन सिविल सर्विस जो थी, वो उसमें की एक ब्रिटिश मेंबर थे, जैसे उसमें जो इंडियन सिविल सर्विस, जैसे आज हमारे क्या है कि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम देते हैं वो लोग क्या करते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं। तो उसमें क्या थी, कैसी इंडियन सिविल सर्विस थी। तो उसमें क्या थे, उसके जो थे वो ब्रिटिश मेंबर एक थे उस इंडियन सिविल सर्विस के, उसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने बोला
कि एक फ्यूचर होगा, एक फ्यूचर आगे, जो एक फ्यूचर आएगा और जिसमें हम लोग से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहेंगे, जो हमसे ज़्यादा जिनके पास ज्ञान रहेगा, हमसे ज़्यादा जिनके पास, जो हमसे ज़्यादा इनलाइटेड रहेंगे, हमसे ज़्यादा जिनके पास विजडम रहेगी, नॉलेज रहेगी, वो हमें देखेंगे जब आगे चल के फ्यूचर में, तो वो देखेंगे कि कितने हम लोग पागल थे, कितने हम लोग गलत थे कि हमने एक ऐसी इलेक्शन करवाया जिसमें लाखों लाखों या करोड़ों लोग जो थे, जो अनपढ़ थे, उनका हमने वोट काउंट करा। अनपढ़ मतलब जो पढ़ लिख भी नहीं पाते हैं, जो उनको अक्षर ज्ञान भी नहीं है, उनका हमने क्या करा, उनका भी हमने वोट काउंट करा। तो आगे आने वाले जो फ्यूचर है, आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो ये देख के हंसेगी, या ये देख के एकदम शौक में चली जाएगी कि हम लोग कितने पागल थे, हम लोग कितने गलत थे कि हमने एक ऐसा इलेक्शन कंडक्ट करवाया कि जिसमें बिलियंस, लाखों या करोड़ों लोग जो थे, जो अनपढ़ थे, जो पढ़ लिख नहीं पाते थे, जो एकदम जाहिल थे, उनका वोट काउंट करा गया। तो उसमें ऐसी जो धारणा थी वो थी, इन द फर्स्ट इंडियन जनरल इलेक्शन the elections had to be postponed twice and finally held from October 1951 to February 1952। दो बार जो इलेक्शन थे वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या हुई, इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स थी, इतनी सारे जो उसमें बार बार जो अलग अलग प्रोसीजर्स अपनाए जा रहे थे, इस सब वजहों से क्या हुआ, दो बार इलेक्शन जो थे वो पोस्टपोन कर दिए गए। पहले ये माना गया कि इस डेट को होगा, फिर बोल दिया नहीं आगे वाले किसी डेट को होगा, फिर जो आगे वाली डेट थी उसको बोल दिया गया कि नहीं आज नहीं होगा, फिर कोई आगे आने वाली डेट पे होगा। तो इसलिए ऐसे पोस्टपोन करे जा रहे थे। और फिर 1951 का जो अक्टूबर का महीना था, उससे 1952 के जो फरवरी थे, उसमें क्या हुआ, इनके बीच क्या हुआ, इलेक्शंस हुए। बट दिस इलेक्शन इज रेफर्ड टू एज द 1952 इलेक्शन सिंस मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वोटेड इन जनवरी 1952। क्योंकि ये हुआ तो दोनों सालों में, 1951 में भी हुआ और 1952 में भी हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1951 में हुआ और जनवरी और फरवरी 1952 में हुआ। लेकिन माना गया कि 1952 में ही हुआ है मेनली। क्यों? क्योंकि जो कंट्री के मोस्ट ज़्यादा जो पार्ट्स, ज़्यादातर जो भाग थे हमारी कंट्री के, उन्होंने 1952 के जनवरी में ही वोट दिया था। ओके, इसीलिए यही मान लिया गया कि 1952 में ही का वोट हुआ है, 1952 में ही इलेक्शंस हुए हैं। सॉरी। इट टुक 6 months फॉर द कैंपेनिंग, पोलिंग एंड काउंटिंग टू बी कम्प्लीटेड। 6 months लगे। इलेक्शन वोट तो हो, लोगों ने वोट तो कर दिया 1952 के जनवरी में, लेकिन फिर भी क्या हुआ, आगे आने वाले 6 months, 6 महीनों के लिए क्या हुआ, आधा साल कह सकते हैं कि आधा साल तक क्या हुआ, आधे साल बाद, आधे साल में कैंपेनिंग हुई। कैंपेनिंग मतलब कि ज़्यादातर जो मतलब वोट जो था, वोट होने से पहले क्या हुई, कैंपेनिंग हुई, और वोट होने के समय पोलिंग हुई, और होने के बाद भी क्या हुई, काउंटिंग हुई। इन सारे प्रोसेसेस में क्या हुआ, 6 months लग गए। जैसा मैंने बताया ना कि 1951 से 1952, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 5 महीने तो ये लगे। एक महीना पहले और कोई जोड़ लीजिए, हम कह सकते हैं, या तो आप सितंबर 1951 जोड़ लीजिए, या मार्च 1952 जोड़ लीजिए। इन्हीं 6 महीनों में क्या हुआ, इन्हीं 6 महीनों में सारी चीज़ें हुई। आज हम 2-3 महीनों में या लगभग 1-2 महीनों में सारे इलेक्शन कंडक्ट करवा लेते हैं, अगर ज़्यादातर इलेक्शन जो है। ओके, लेकिन उसमें इतना समय लगा क्योंकि फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे। ओके, तो इतनी सब चीज़ें हुई। आप जाकर सर्च कर सकते हैं कि यहाँ क्या कंसिडर करना चाहिए, सितंबर 1951 कंसिडर करना चाहिए कि मार्च 1952 कंसिडर करना चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें हुई। इलेक्शंस वर कम्पिटेटिव, देयर वर ऑन एन एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट्स फॉर ईच सीट। ऐसा नहीं था कि क्योंकि पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो आए नहीं आए नहीं कंटेस्ट करने इलेक्शंस। कैंडिडेट्स भी आए कंटेस्ट करने इलेक्शन, वो भी आए, अलग अलग कैंडिडेट्स आए, अलग अलग हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 4 कैंडिडेट्स तो थे ही। एवरेज 4 कैंडिडेट्स हर कॉन्स्टिट्यूंसी से थे, हर सीट से थे। ओके, तो इसीलिए इलेक्शंस जो थे वो कॉम्पिटेटिव थे। मतलब कैसे कह सकते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ था। द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वॉज इंकरेजिंग, मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर्स टर्न आउट टू वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। हाफ से ज़्यादा जो एलिजिबल वोटर्स थे उन्होंने वोट करा। इलेक्शन जब हुए तो उनमें से हाफ, जितने भी एलिजिबल वोटर्स थे उनमें से हाफ से ज़्यादा वोटर्स ने वोट करा। जब इलेक्शंस हुए तो उसमें जैसे 70 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, तो 8.5 करोड़ एलिजिबल वोटर्स से ज़्यादा लोगों ने क्या करा, वोट करा। When the results were declared, these were accepted as fair even by the losers। जो अपोजिशन पार्टीज थी, जो इलेक्शंस हार गई थी, उन्होंने भी एक्सेप्ट करा, हाँ हम हारे हैं, लेकिन जो इलेक्शंस थे वो फेयर और फ्री थे, फ्री और फेयर इलेक्शंस थे। जितने भी प्रोसीजर्स थे वो सही तरीके से हुए थे, सारे जितने प्रोसीजर थे वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हुए थे। द इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव द क्रिटिक्स रॉन्ग। और जो अलग अलग मैगजीन्स थी और जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे जो बोल रहे थे कि जो इलेक्शन थे ये ऐसे होंगे और आने वाले जो सेंचुरीज लोग हैं वो देख के शौक में रहेंगे, हंसेंगे सब इलेक्शंस को देख के, तो वो जो क्रिटिक्स थे, जो आलोचक थे, वो उनका जो
स्टेटमेंट्स थी वो सारे स्टेटमेंट्स रॉन्ग साबित हुई। द टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द पोल्स हैव कंफाउंडेड ऑल दो स्केप्टिक्स who thought the introduction of adult franchise too risky an experiment in this country. सॉरी। जो उसमें का एक न्यूज़पेपर था टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आज भी एक न्यूज़पेपर है, उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो पोल्स हुए मतलब जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए और जो इलेक्शंस हुए, इसने ये बता दिया उन जो स्केप्टिक्स मतलब कि जो लोग आलोचना कर रहे थे, जो लोग ज़्यादा बुराई कर रहे थे, जो लोग ज़्यादा एकदम क्रिटिक बने हुए थे, एकदम हर एक प्रोसीजर पे वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक उड़ा रहे थे, तो उनको क्या करा, उनको पोल्स ने बोल दिया कि आप सब गलत हुए। पोल्स ने साबित कर दिया कि वो सब गलत थे और जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो एक्सपेरिमेंट हुआ इस कंट्री में वो सही साबित हुआ। द हिंदुस्तान टाइम्स क्लेम दैट देयर इज यूनिवर्सल एग्रीमेंट दैट द इंडियन पीपल हैव कंडक्टेड देमसेल्व्स एडमायरेबली इन द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जितनी भी हिस्ट्री रही है उसमें जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए हैं उसका जो लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इंडिया में हुआ है उस पर इंडियन पीपल्स ने खुद को बड़े अच्छे से साबित किया है कि हाँ, अब जो पूरी हिस्ट्री में पहली बार जो इतने लार्ज स्केल पे जो डेमोक्रेटिकली कंडक्टेड इलेक्शंस हुए हैं उस पर अब अपने आप को खरा साबित हमने किया है। ओके, ऑब्जर्वर्स आउटसाइड इंडिया वर इक्वली इम्प्रेस्ड। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सिर्फ इंडिया के न्यूज़पेपर्स ही नहीं, इंडिया के बाहर जितने भी न्यूज़पेपर्स थे और जितने भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे, बड़े बड़े जितने भी ऑफिशियल्स थे और जो कॉमन मासेस भी थे इंडिया के बाहर, जिनको सब चीज़ों के बारे में पता चला, वो भी इम्प्रेस थे। क्योंकि उसमें उन्होंने सोचा, क्योंकि बहुत सारे उसमें जो देश थे वो गुलाम थे, तो उन्होंने सोचा हाँ, जब ये ऐसा कर सकते हैं, इतने साल से गुलाम थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे और हम भी ऐसे इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे। और जो बड़ी बड़ी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी उन्होंने भी देखा कि हाँ, अब डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ इस रीजन में कंसनट्रेट नहीं कर रही है, सिर्फ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में कंसनट्रेटेड नहीं है, और दुनिया के अलग अलग देशों में भी फैल रही है। India's general election of 1952 became a landmark in the history of democracy all over the world. दुनिया भर में जो डेमोक्रेसी की हिस्ट्री रही है, डेमोक्रेसी कैसे कैसे आगे बढ़ी है, कैसे इसके जो अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे आगे बढ़े हैं, कैसे इमर्ज हुए हैं, कैसे इस पे जो अलग अलग प्रैक्टिस हैं वो इसके अंदर आई है, कैसे अलग अलग प्रैक्टिसेस इससे बाहर गई है, तो ये सब जो इसकी हिस्ट्री रही है उसमें जो 1952 का इंडियन जनरल इलेक्शन रहा है सारे स्टेट्स का और जो सेंटर था उसका सबको मिला के, वो जो इंडियन जनरल इलेक्शन रहा है वो क्या रहा है, वो एक लैंडमार्क है, वो एक मेन इंसिडेंट है। उसको अगर उसको ना पढ़ा जाए तो हम डेमोक्रेटिक हिस्ट्री जो रही है उसको समझ नहीं सकते हैं। It was no longer possible to argue that democratic elections could not be held in conditions of poverty or lack of education. तो जो बड़े बड़े जो लीडर्स थे, उसमें जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन था उसमें जो बड़े बड़े लीडर्स थे जो बोल रहे थे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो उसमें के बड़े बड़े लीडर्स थे न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस के, इंडिया के अगल बगल और जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे, जो एफ्रो एशियन जो स्लेवरी है उससे आज़ाद हुए थे, तो उनके जो लीडर्स थे जो बोल रहे थे कि अपने स्वार्थ के लिए जो बोल रहे थे कि इतनी गरीबी है, इतने लोग अनपढ़ हैं कि कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं, तो उनको गलत साबित कर दिया गया और उनके ढोंग भी जो थे वो गलत साबित हुए कि हाँ, इलेक्शन हो सकते हैं और आपको भी इलेक्शन कंडक्ट करवाना चाहिए। ओके, इट प्रूव दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और इससे ये प्रूव हो गया कि जो डेमोक्रेसी है वो दुनिया भर में कहीं भी प्रैक्टिस करी जा सकती है। ओके, चाहे वो जितनी भी पॉवर्टी हो, चाहे जितनी भी प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे जितनी भी लैक ऑफ एजुकेशन हो, या चाहे जितना भी एजुकेशन, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो हर एक इंडिविजुअल के दिल में निवास करती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ओरिजिनल जो इनका था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे 1941 से 1946 तक। ओके, और फ्रीडम फाइटर थे और स्कॉलर थे, इस्लाम बहुत अच्छे समझते थे, इस्लाम के बहुत अच्छे स्कॉलर थे, फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस लीडर थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के जो एकदम पुरोधा थे, एकदम मसीहा थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। हिंदू मुस्लिम यूनिटी उन्होंने बहुत अच्छे से इंश्योर करी थी। पार्टीशन के बहुत अपोज, उन्होंने पार्टीशन का बहुत अपोज करा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी संविधान सभा थी उसके मेंबर थे, और जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उनका असली नाम और इनका पूरा नाम जो था वो अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद था। ओके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद, उनके फ्रीडम फाइटर, कांग्रेस लीडर, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के प्रोपोनेंट, उनके मतलब समर्थक, और पार्टीशन के अपोजिशन में थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। ये 1888 से 1958 तक इनका जीवन काल रहा। 7 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। और इसी दिन हम लोग क्या बनाते हैं, इसी दिन हम लोग एजुकेशन डे बनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे हम लोग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे।
ओके, इंडिया के जो फर्स्ट कैबिनेट थे उसमें एजुकेशन मिनिस्टर थे, सो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ओके, तो हम इस लेक्चर में मैंने ये सब बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस पढ़ेंगे। ओके, कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। ओके, थैंक यू।